तो अगर हमें 2025 में सिलेबस चेंजेस वाली चीज़ों की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, तो उसका बेहतर तरीका ये होगा कि हम उस एआई के और मज़ीद वेरिएंट्स को कर लें, जो क्या-क्या पढ़ा दिया? बेटा क्लास में मैंने क्या-क्या पढ़ा दिया? क्लास में मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया, आप अपनी शादी एन्जॉय करके आइए आराम से, सुकून से। क्लास में मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया। जब आएँगे फिर तो डिस्कस कीजिएगा। तो आज जो है हम 2000 मतलब विंटर का ही मैं दूसरा वेरिएंट करवा देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला करते हैं हम ये काम। आईजी खोलो, ओके। हाँ तो चलो, अब हमारे पास है। अब हम वापसी जा रहे हैं 2025 अक्टूबर नवंबर पे, और हम वो पेपर सॉल्व करेंगे जो हमने नहीं किया है, यानी कि उसका वेरिएंट। यानी कि इट्स लाइक जब हमने विंटर किया था तो विंटर में हमने 1-2 किया था, 1-2 जो था वो हमारा वेरिएंट था। अब देखते हैं हमारे पास और कितने वेरिएंट्स हैं इसमें मजीद ना। अब देखिए 1-2 है और एक 1-1 है, तो हम 1-1 वाला पेपर सॉल्व करेंगे। सही है। अच्छा तो जनाब मैं ज़रा इसको भी चेंज कर दूं हाथ के हाथ। अच्छा तो जी, अब हमारे पास ये पेपर दिया हुआ है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है देखते हैं भाई। पहला सवाल क्या है हमारे पास? ये नॉन कैलकुलेटर पेपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 7/2। 7/2 का रेसिप्रोकल चाहिए। 7/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई? मेरे अजीज हम वतनों, 7/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/7। आवाज आ रही है मेरी? अगला दिया हुआ है आपके पास, some children record the number of hours they each spend watching television one day. These are the results of 1 2 2 2 6 7 7 7 8 9. Write down the mod. mod कौन सा नंबर होता है? mod हमेशा वो नंबर होता है जो कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा होती है। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा जो है वो इस वक्त हमें यहाँ पे नजर आ रही है 2। अच्छा, one of the 9 children is chosen at random. Find the probability that this child spend more than 6 hours watching the television of this day. तो 6 घंटों से ज़्यादा टेलीविज़न के ऊपर वो बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये सारे बच्चे हैं वो जो 6 घंटे से ज़्यादा टेलीविज़न इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है अंजिला इमरान, तुम्हारा इंटरनेट सही नहीं चल रहा मेरे ख्याल से। मेरी तो स्क्रीन सबको नज़र आ रही है इस वक्त। तो 6 से ज़्यादा का मतलब हुआ ही आपके पास है 1 2 3 4, ये चार चार ऐसे बच्चे हैं जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 4/1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4/9।
A shirt cost $24 in the sale. The cost is reduced by 15%. Work out the cost of the shirt in the sale. कॉस्ट ऑफ द शर्ट निकालनी है आपको. उसने कहा है कि $24 एग्जैक्टली जो है वो शर्ट की कॉस्ट है और वो 15% से रिड्यूस हो रही है. इसका मतलब ये हुआ 24 जो है वो 100 के बराबर है. और अब नई कॉस्ट क्या होगी अगर मैं उसे $15 से कम कर दूं. तो $15 से कम करने का मतलब ये होगा कि 100 में से मुझे 15 माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, अगर मैं 100 में से 15 माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचेगा, लाभ को नहीं की थे, एक या 8, 85. तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, यानी कि 24 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 100. ये मेरा एग्जैक्टली एक्स होगा. ठीक है, तो अब देख लेते हैं. 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 0, 5 10 50, और 5 1 5, 5 7 35. और बस नीचे 10 छोड़ दो. 12 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 10. इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो. 12 इंटू 17, 7 2 14 हो जाएगा. 7 7 8 हो जाएगा. 1 2 2, 1 1, 8 और 2 10. और ये 204, यानी कि जब आप 204 को डिवाइड करेंगे 10 से, इट विल बी 20.4. ठीक है जी, ये आपके पास आ गई वो कॉस्ट. अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, कह रहा था डायग्राम शोज द 5 स्ट्रेट लाइंस. द डायग्राम शोज 3 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस एंड 2 स्लोपिंग पैरेलल लाइंस. 3 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस और 2 स्लोपिंग पैरेलल लाइंस. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. गिव अ ज्योमेट्रिकल रीजन टू एक्सप्लेन योर आंसर. ज्योमेट्रिकल रीजन देना है आपको एक्सप्लेन करने के लिए अपने आंसर को. अब उसने पूछा है कि पी क्या है. पी का एंगल एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो सकता है. तो अगर देखा जाए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसके ऊपर ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ बनने वाला एंगल यहाँ बनने वाला. 68 तो होगा इबादुल्ला, लेकिन उसने एग्जैक्टली ये भी पूछा है कि उसकी रीजनिंग क्या है, तो वो भी तो आपको बतानी है ना. ना 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 ना, सप्लीमेंट्री, अच्छा हाँ ठीक है, चलो सप्लीमेंट्री भी कह सकते हो, लेकिन जब लाइन के ऊपर एंगल्स इस तरह से बन रहे होते हैं कि एक ऊपर है और एक नीचे है, तो इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा. तो मैंने बताया था इसको एडजेसेंट एंगल्स भी कहते हैं. डू यू रिमेम्बर? 68. अब ये आपने सप्लीमेंट्री कहा है तो मैं उसकी वजह से यहाँ पे लिख देता हूँ सप्लीमेंट्री. ठीक है, बिकॉज सप्लीमेंट्री और एडजेसेंट. ठीक है, सही है. मैंने दोनों चीज़ें लिख दी यहाँ पे ताकि अब किसी को कोई शिकवा ना रहे. सही. चलें अब आगे बढ़ते हैं. अब वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू. गिव अ ज्योमेट्रिकल रीजन टू एक्सप्लेन योर आंसर. वैल्यू ऑफ क्यू निकालिए आपको. वैल्यू ऑफ क्यू, ये वैल्यू ऑफ क्यू, ये वैल्यू ऑफ क्यू आपको निकालनी है. इसको निकालने के लिए हम अगर इस पैरेलल लाइन को एक्जैक्टली एक्सटेंड करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 112. ठीक है, 112 ये हो जाएगा कि ये तो सही है 112. अब देखो ये लाइन एक्सटेंड होने से ये पैरेलल लाइन के साथ यहाँ पे कंडीशन आ गई 112. एग्जैक्टली ये भी वही होगा 68. अच्छा, अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ. हाँ, इसमें दो काम हो सकते थे. ये वाला एंगल भी पी हो जाता है और पी और क्यू दोनों बराबर हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से इसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कह सकते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी. ठीक है भाई. अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ क्या है. साइकिल, वॉक, कार, बस. ठीक है,
अब नंबर ऑफ पीपल जो है वो 20 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है। वो क्या जानना चाह रहा है? वो जानना चाह रहा है पहले कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट कर दे। टोटल लोगों की तादाद उसने हमका बताई नहीं है। हाँ चलो, कुछ और बातें तो बताई हुई हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं बस की चीज़ें कंप्लीट करता हूँ ना। 20 लोगों के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 5 लोगों के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि यहाँ का एंगल है एग्जैक्टली, वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ। 5 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू एक्स। जीरो से जीरो चला जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 6 5 से हो जाएगा 30। ये हो गया आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। अब बचा बीच वाला एंगल। तो मैं एक काम करता हूँ कि 120 प्लस 72 प्लस 13 सबको प्लस कर दिया, 2 7 और 3 10, 10 में 2 प्लस किया 12, 2 इधर एक हासिल ऊपर, 2 2 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 में से जब आप 2 2 2 निकालेंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 2 जाएगा 3, ये तो चला ही गया, बल्कि 3 में 2 गया 1, 138 बच रहा है मेरे पास। 10 में से 2 गया 5, 5 में 2 गया 3, 3 में 2 गया 1। सही। ओह माय गॉड, यानी कि ये एंगल आ रहा है मेरे पास 138 का। अब उस 138 की मदद से मुझे उसकी कार की वैल्यूज निकालनी है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल निकालना है। तो 20 पे 120, और ये हो जाएगा मेरे पास 138, और ये हो जाएगा मेरे पास x। तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। 20 इंटू 138 डिवाइडेड बाई 12, 120 जीरो चला जाएगा, ये x है। 2 अंदर 2, 2 6 या 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 होगा, 2 6 या 12, और 2 9 जा 18 होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, 23 आ रहा है भाई। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल रही है। अच्छा, इसमें से कोई भी एक वैल्यू बिल्कुल हमें पता होनी चाहिए। जो अगर मुझे ये निकालनी है तो ये पता होनी चाहिए, अगर ये निकालनी है तो ये पता होनी चाहिए। लेकिन इसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि मैं यहाँ पे ना सबसे पहले यही वैल्यू फिगर आउट कर सकता था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनरली हमें मालूम होती हैं। मैं बताता हूँ क्या। जैसे कि मुख्तलिफ चीज़ों की परसेंटेज दी जा रही है एक ही इवेंट से, तो उसका टोटल सम ऑफ 100% के बराबर होगा। जिस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी, तो उसका सम ऑफ हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये कुछ बातें जो हमें फिक्स्ड पता होती हैं। सेम उसी तरीके से अगर पाई चार्ट, यानी कि एक सर्कल के अंदर मुख्तलिफ एंगल्स को जोड़ा जाएगा, मुख्तलिफ पोर्शंस को जोड़ा जाएगा, तो वो सम अप करके 360 बनाएगा। तो मैं एग्जैक्टली सबसे पहले यही निकाल सकता था कि मेरे पास एंगल्स क्या होंगे। ठीक है, तो मैं कहीं और नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने अपनी कैलकुलेशन को डाइवर्ट नहीं किया। मैंने उसे वहीं पर रखा, क्योंकि मैं इस पर दिमाग चला के कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे नंबर नहीं मिल सकता, क्योंकि उसने टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। सही। कंप्लीट द पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन इन द टेबल। अच्छा, अब आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो साइकिल के लिए उसने एंगल दिया हुआ 120 का, तो बस अब आप अपने प्रोटेक्टर के साथ इस्तेमाल करेंगे उसको, और एंगल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। मैं इसको स्केल से करता हूँ, मेरे पास एंगल लिखा हुआ आ जाता है 72। अब जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है इसको 0 पे, और मुझे 72 का एंगल देखना है ना, तो मैं 72 इस तरफ देखूंगा। ये कितना है, देखो ये तो पूरा आ रहा होगा। ये आ रहा है मेरे पास, ये इसने दिया हुआ है जो भी साइकिल का, मेरे हिसाब से ये इसने 150 दिया हुआ है, जो मेरी कैलकुलेशन कह रही है। उसने मुझसे मांगा है मजीद 72। तो बेटा 150 में 72 को अगर आप प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 हो जाएगा, 7 3 10 और 2 12, 2 हासिल ऊपर। अगर आप 150 में 150 में 72 को प्लस करें तो ये हो जाएगा आपके पास 2, और 7 और 3 10 और 2 12, 222। तो मैं देख लेता हूँ कि 222 कहाँ आ रहा है। 222 पे 72 हो जाएगा पूरा। ओहो, ये तो उल्टा चलना शुरू हो गया। यार क्या बदतमीजी है, छोड़ो दफा करो। खैर मैं बता देता हूँ क्या करना है इसमें। इसमें इस्तेमाल करना होता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को उसके आगे से स्टार्ट करोगे, जो क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इस वाले की रिकॉर्डिंग पूरी देख लेना। इसकी जो रिकॉर्डिंग एंड में होगी ना, उसमें मैं एक और क्वेश्चन को ऐड ऑन कर दूंगा। ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली इसको मैं 100 बोर्ड पे पढ़ा दूंगा।
कि आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल कैसे ड्रॉ हो रहा है। अच्छा, सैम बाइज सम चॉकलेट, he eats 2/7 of the chocolate, the mass of the remaining chocolate is 350 gram. Sam buys some chocolate, he eats 2/7 of the chocolate. उसने 2/7 of the chocolate उसने खा ली, the mass of the remaining chocolate is 350. सही है, तो इसका मतलब अगर उसने 2/7 खा ली है तो डेफिनेटली वन से ही होता है, फ्रैक्शंस का जो ऑलमोस्ट टोटल कैलकुलेशन होता है वो वन से होता है। तो इट्स क्वाइट इजी कि मैं इसके साथ ये कर दूं कि भाई मैं वन में से 2/7 को माइनस करूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5/7, दैट इज अ रिमेनिंग वन। ये एग्जैक्टली उसका रिमेनिंग वन है। तो अब वो द मास ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट इज 350 ग्राम ना, तो रिमेनिंग चॉकलेट का जो मास दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है एग्जैक्टली 350 ग्राम। वर्क आउट द मास ऑफ द चॉकलेट सैम बाइस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 7 7 7 5 30, 5 into ये हो जाएगा फिर 25 अच्छा, आप देखो इसमें बात सारी क्या है, बात सारी है कि एक टोटल एक मास होगा, सही है, जो इसके बारे में आप नहीं जानते, उसका जब आपने 5/7 लिया तो वो बनेगा 350। सही, समझ आ रही बात? एक टोटल मास है, उसका जब आप फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 350, और फ्रैक्शनल पार्ट एग्जैक्टली रिमेनिंग का क्या है, 5/7। ये क्लियर है आपको? 5/7, और जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास लेंगे 5/7, तो इट विल बिकम 350 एग्जैक्टली। इज इट क्लियर? ये क्लियर है भाई? अबान अब्बासी, अब्दुल मोइज, अफीफा शेख, इबादुल्लाह, इमाद, इशाल, हादिया, अंजिला, हसन, रजा, इब्राहिम, रशीदा, शुएब, साकिब। सही है। अच्छा, तो अब मेरे पास ये हो जाएगा कि ये जो बॉक्स है इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं 350 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 5 कर दूँ। तो 5 1 5, और 5 7 35, और ये 0, ये हो जाएगा बॉक्स इज इक्वल टू 17 to 7, यानी कि 490 ग्राम। ये आ रहा है। हाँ, 490 ग्राम डेफिनेटली, क्योंकि अगर, बल्कि हाँ उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और उसने पूछा था वो मास ऑफ द चॉकलेट और सैम बायस, हाँ ठीक है, 490 ग्राम ही है उसका मास, और उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, मैंने एक्जैक्टली रिवर्स ही निकाल दिया। कार हायर $40 पर डे प्लस 0.3 per kilometer. Amy hires a car for 10 days. She pays a total of 670. Work out the number of kilometers Amy travel in the car. अच्छा, वो क्या कह रहा है आपसे, वो यहाँ पे कह रहा है कि $40 पर डे प्लस 0.30 पर किलोमीटर। He pays a total of 670। देखो, $40 पर डे, डे कितने लगे हैं उसके अंदर, उसने मुझे बताया हुआ है कि 10 दिन लगे हैं, और उसके अलावा पर किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर तो आपको देना ही है ना गाड़ी का। तो जितने किलोमीटर चलाओगे उस दिन में भले रख लो तो 0 किलोमीटर चलेगा, उसके पैसे देने पड़ेंगे गाड़ी रखने के। लेकिन गाड़ी रखोगे और चलाओगे तो गाड़ी रखने के भी पैसे देने हैं और चलाने के भी देने हैं। तो टोटल उसने $670 पे किए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि $40 मल्टीप्लाई बाय पर डे की बात कर रहे हैं तो कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए इस्तेमाल किया गया, प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय पर किलोमीटर, तो किलोमीटर तो है ही नहीं ना मेरे पास, किलोमीटर हो जाएगा x इज इक्वल टू टोटल आ जाएगा $670। ठीक है, अब ये हो जाएगा 0.30x इज इक्वल टू 670 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 400,
इज इक्वल टू 6 में से 4 जाएगा तो 270 डिवाइडेड बाय 0.3 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे 270, अब पॉइंट हटाएंगे नीचे ऊपर जीरो उड़ जाएगा तो 2700 डिवाइडेड बाई 3 21, और ये हो जाएगा 9 927। तो इसका मतलब ये हुआ उसने टोटल चलाया है 900 किलोमीटर। ठीक है, कितना चलाया उसने? 900 किलोमीटर, यानी कि 10 दिन में 900 किलोमीटर कर दिया उसने। क्या बात है, ये मेरे जितना ट्रैवल करता होगा बंदा। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या लिखा हुआ है? द डायग्राम शोज अ ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी। ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी दिया हुआ है आपके पास। वो कह रहा है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी, यानी कि जिससे ट्राइंगल ए से ट्राइंगल बी बन रहा है। अगर आप गौर से देखें तो आपको क्या लग रहा है इसमें क्या हुआ है? व्हाट डू यू कॉल दिस? ये ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट बना है। इस ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट बना है, क्या हुआ है इसके अंदर? कौन सी एग्जिस्टेंस ऑफ द शेप हुई है इसके अंदर, जरा बताइए। इस ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट बना है। व्हाट हैज हैपेंड? रिफ्लेक्शन। क्या बात है, सुभान अल्लाह, रिफ्लेक्शन हुई है, बिल्कुल सही है मेरा बच्चा। रिफ्लेक्शन की लाइन बता दो, लाइन बताना मेरा बेटा। लाइन क्या है रिफ्लेक्शन की? इसके बीच में होगी लाइन, मतलब इसके बीच में होगी। y इक्वल टू वन नहीं हो सकती है बादुल्ला, y इक्वल टू वन की ये वाली लाइन होती है चंपूलाल। x इक्वल टू वन हो सकती है, हाँ बिल्कुल, x इक्वल टू वन की लाइन ये वाली और ये। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन से रिफ्लेक्शन हुई है। तो आप लिखेंगे कैसे? रिफ्लेक्शन अंडर द लाइन x इक्वल टू वन। रिफ्लेक्शन हुई है किससे? x इक्वल टू वन से। अब वो कह रहा है ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्रायंगल ए आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री अबाउट द सेंटर। अच्छा, 180 डिग्री ए को रोटेट करना है ना, तो एग्जैक्टली फ्लिप हो जाता है 180 डिग्री के ऊपर, वो एग्जैक्टली फ्लिप हो जाएगा। तो एग्जैक्टली फ्लिप कैसे होगा? बहुत आसान होता है इसमें तो। मतलब जितना जैसे ट्रैवल करके वो यहाँ तक आ रहा है, वैसे ट्रैवल करके वो दूसरी तरफ चला जाएगा। आप लोगों को भी पता है 180 पे आपको रोटेट करना है। तो मैंने जो तरीका आपको सिखाया था वो ये था कि आप सेंटर से लेके सारे पॉइंट्स तक के कोऑर्डिनेट को, मतलब वेक्टर्स को पहले लिख लें। जैसे अगर ये लिखेंगे हम तो ये -3 और +2। देखिए मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ, ओरिजिन ये मेरा सेंटर था और ये पॉइंट था। तो मैं यहाँ से यहाँ पे -3 और ये +2, और दूसरे वाले की बात करूँगा तो ये -4 और +2 हो जाएगा। मैं कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा, उसका वेक्टर लिख रहा हूँ ट्रैवलिंग का, फिर बता रहा हूँ। और ये वाला -4 और +5 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है एग्जैक्टली, क्योंकि ये 180 डिग्री पे रोटेट कर रहा है तो 180 डिग्री के ऊपर मैं उसको फ्लिप कर दूंगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही है? ठीक है भाई मेरे। बल्कि सॉरी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फ्लिप नहीं करूंगा। 180 में फ्लिप नहीं होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा। माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 और -2, ये हो जाएगा 4 और -2, और ये हो जाएगा हाँ 4 और -5। 3 और -2, 3 और -2 ये यहाँ पर आ जाएगा, 4 और -2 ये यहाँ पर आ जाएगा, और 4 और -5 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट होगा जो कि एग्जैक्टली के यहाँ से बना है। ठीक है, ठीक है, ऐसा बनेगा। समझ आ गई बात? चलें आगे चलते हैं। अब उसने यहाँ पूछा बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर वर्क आउट एंड एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मतलब दिस नंबर जो भी दिया हुआ है आपके पास, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हुआ दैट 102.5 जो है वो वन सिग्निफिकेंट फिगर पे 100 बनता है। 8.7 जो है वो 9 बनता है, और 27 जो है वो 30 बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9/30, जीरो से जीरो चला जाएगा, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो फाइनली आई एम गेटिंग 3, मेरे पास 3 हो जाएगा। ठीक है? अब वो ये कह रहा है अ सर्किल, ये हो गई वैल्यू।
A circle has a diameter of 12 centimeter. Find the area of the circle, giving your answer in terms of pi. Giving your answer in terms of pi. सर्कल हैज अ डायमीटर ऑफ 12. देखो बेटा, उसने मांगा है एरिया. एरिया के लिए आपको चाहिए रेडियस, और रेडियस निकालने का तरीका होता है d/2. तो रेडियस जो है वो 12/2 का मतलब हो जाएगा कि बराबर है 6 के. और जब आप एरिया की बात करोगे तो इट मस्ट बी पाई आर स्क्वायर. तो आर की जगह आप डालेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर इट बिकम्स 36 पाई. अच्छा, आसान सवाल है. अच्छा, बैग कंटेन 10 plums. द मीन मास ऑफ 6 of the plums is 50 gram. The mean mass of the 4 remaining plums is 40 gram. Calculate the mean mass of all 10 plums in the bag. देखो बच्चे, बात इसमें क्या है, इसमें आपको निकालना है मीन, कंबाइन मीन ना. कंबाइन मीन निकालना कोई मतलब मुश्किल नहीं होता, आसान सी चीज़ है. मैं आपको समझा देता हूँ. देखो, आपके पास 6 प्लम्स होंगे. जब आपने उन सबको टोटल किया, उसको मैं सिग्मा एक्स कह रहा हूँ, उसको आपने टोटल किया और डिवाइड बाय 6 किया, तो आपके पास मीन आ गया. वो कितना था? 50. ये सबसे पहला वाला डेटा है ना, जिसमें 6 की बात की जा रही थी. आपने उन 6 का सम किया, सिग्मा एक्स हो गया डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 50. क्लियर है? ये बात समझ में आ गई. दूसरी जो थे उसमें 4 प्लम्स थे, तो उन चारों का सम किया डिवाइड बाय 4 किया, तो आंसर आ गया 40. ये मीन्स आए. आपको कंबाइन मीन निकालना है. कंबाइन मीन निकालने के लिए टोटल कंबाइन होना चाहिए मेरे पास, टोटल यानी कि सम होना चाहिए ऑल वैल्यूज का. तो मैं अगर 6 वैल्यूज का सम निकालूं तो उसका तरीका ये होगा कि 6x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा, और 6 5 जा 30 हो जाएगा, और ये 300 बने. ठीक है, ये मेरे पास एग्जैक्टली 6 वैल्यूज का सम आ गया. अब मुझे क्या करना है, मुझे एग्जैक्टली 4 वैल्यूज का सम चाहिए. तो 40 मल्टीप्लाई बाय 4, 16, 160 हो गया. अब मुझे चाहिए टोटल 10 वैल्यूज का मीन. तो उसके लिए 6 वैल्यूज का सम प्लस 4 वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ 10. ठीक है भाई. 460 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 चला जाएगा. सो आई एम गेटिंग एग्जैक्टली 46. ठीक है, कितना हो गया ये? 46. ये वैल्यू आ जाएगी. इज दैट क्लियर? समझ में आ गई 10 वैल्यूज का वो मैंने सम कैसे निकाला है? अब्दुल मोइस, तुम भाई बहनों को छोड़ के आ गए तो क्लास ले लो बेटा. ये क्लास में लॉगिन करके कोई जवाब ही नहीं देना. अब तो स्कूल भी कोई नहीं जा रहा होगा, अब क्या मसला है? क्वेश्चन नंबर 12. मैं जा रहा हूँ. तुम क्यों जा रहे हो भाई स्कूल? किसका स्कूल खुला हुआ है? वैन में हूँ, घर जा रहा हूँ. मॉक्स चल रहे हैं? अच्छा, क्या बात है. चलो यहाँ देखो. द डायग्राम शोज एन एम्प्टी कंटेनर. द कंटेनर इज अ क्यूबॉइड ऑफ विड्थ 10 centimeter, लेंथ 8 centimeter, 9 7 9 height 9 centimeter. Water drips into the container at a rate of 6 millimeters per second. 6 millimeter per second के ऊपर गिरी. फर्स्ट टाइम इन सेकेंड इट टेक्स टू फिल द कंटेनर. वो कंटेनर को फिल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है. ओके, ओके, ओके. डायग्राम shows an empty container. The container is cuboid 10, 8 और 9. The water dips into the container at 6 millimeter. Find the time. अच्छा ठीक है, पहले वॉल्यूम फिगर आउट कर लेते हैं. वॉल्यूम निकालूंगा अगर मैं, तो वॉल्यूम निकलेगा मेरे पास 10 इंटू 8 इंटू 9. तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 8 72. 72 यानी कि 720 हो जाएगा. ये वॉल्यूम हो गया. मुझे एग्जैक्टली निकालना है वहाँ पर टाइम कितना लगेगा उसको मीटर पर सेकंड के अंदर, मिलीमीटर्स पर सेकंड के अंदर. ओ माय गॉड. तो पहले ये आपके पास दिया हुआ है एग्जैक्टली सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है. तो अब ज़रा इसको आप तमीज़ से कन्वर्ट करें मिलीमीटर्स के अंदर. 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर है. तो अगर आपके पास क्यूब हो जाएगा तो 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 720, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब.
मिलीलीटर है ये। यार क्या करते हो यार शकूर। मिलीलीटर से अच्छा, ये जो यूनिट मैं बता रहा हूँ ना, इस यूनिट को याद रखिएगा। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इस यूनिट को आपने याद रखना है। ये पेपर में नहीं, एग्जाम में नहीं आता ये लिखा हुआ। 1 लीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये पेपर में कहीं लिखा हुआ नहीं आता। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसको सबसे पहले आप लीटर में ले जाइए। लीटर में ले जाने का तरीकेकार ये होगा कि आप इसको डिवाइड कर दें 1000 से, सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.72, और एग्जैक्टली 0.72 मतलब ये लीटर्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एमएल में आता वहाँ से, तो 1000 से मल्टीप्लाई होता तो इट विल बिकम 720 ml एग्जैक्टली। 720 ml हो जाता मेरा वॉल्यूम। और अब मैं जाऊंगा टाइम वाले फॉर्मूले, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें स्पीड मुझे दी हुई है 6, डिस्टेंस की जगह उसने मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, दैट इज एग्जैक्टली 720। और टाइम मुझसे पूछा जा रहा है कितना लगेगा। तो टाइम लगेगा यहाँ पे 720 डिवाइडेड बाई 6, सही है। 6 × 6, 6 × 6 = 12, 120, यानी कि इट मीन्स आई एम गेटिंग 120 seconds टू कंप्लीट दैट थिंग। इज दैट क्लियर? अच्छा स्वेब साकिब, ये बॉयज कैंपस में मॉक्स चल रहे हैं या गर्ल्स कैंपस में भी चल रहे हैं? स्वेब है क्लास में? चल रहे हैं दोनों जगह, अच्छा ठीक है। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ 2 होल 2/3, और यहाँ पर आपके पास दिया हुआ 3 होल 3/4। 2 होल 2/3, तो 3 टू द 6 7 8, 3 टू द हो जाएगा 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 8। ये हो जाएगा 8/3 प्लस 4 3 × 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास 15। अच्छा, अब इसमें आप मज़ीद चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, और चीज़ों को आगे बढ़ाने का तरीका ये होगा, आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर चाहिए। तो दो तरीके होते हैं भाई इसको सॉल्व करने के, कि आप जो है यहाँ पर इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि ऊपर और नीचे चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएं। कैंसिल आउट किस तरह से होंगी मैं समझा देता हूँ। कि फॉर एग्जांपल आप इसका डिनोमिनेटर सेम कर दें और फिर सिंप्लीफाई कर लें, एक ही तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, गिविंग योर आंसर द मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर देना है। दूसरा तरीका एलसीएम लेने का ये होता है कि आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 4 3 से हो जाएगा 12, 4 8 से हो जाएगा 32, और 3 15 से हो जाएगा 45। तो ये आपके पास बनेगा एग्जैक्टली कितना 45 और 32, 5 और 2 हो जाएगा 7, 4 और 3 हो जाएगा 7, हो जाएगा 77/12, ठीक है। और अगर ये कैंसिल आउट हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं हो सकता तो इसको ऐसे ही छोड़ के इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले जाए। 12 3 = 36, 12 6 = 72 हो जाएगा, और साथ में 2 जाएगा तो 5, यानी कि इट विल बी 6 होल 5/12। ये आपके पास 11, सही। अच्छा सेम इसी तरीके से v और 10 दिया हुआ है आपके पास, कह रहा है कि लिया साइकिल्स 800 मीटर इन 105 सेकेंड्स। 800 मीटर इन 105 सेकेंड, द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ दिस जर्नी, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ v। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने नहीं किया है, तो ये वाला अभी हम नहीं करते वैसे भी, क्योंकि ये आपके पास काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स अभी हो जाएगा 1 से 2 दिन में आपके पास। और ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द जर्नी टाइम्स, यूज द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द मीडियन। मीडियन का एस्टिमेट निकालना है, टोटल वैल्यूज दी में 60, तो आप 60 का ले लेंगे 50%, तो वो आपके पास आएगा 30th वैल्यू। और 30th वैल्यू जो है उसके सामने जब आप इसको देखेंगे, तो ये यहाँ कट करेगा, और यहाँ से आप इसको ड्रॉप डाउन पर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा एग्जैक्टली 24 मिनट्स। अब कह रहा था जर्नी दैट टुक 20 मिनट्स और मोर, यानी कि वो जर्नी बतानी है आपको जिसमें 20 मिनट से ज़्यादा लगे। तो भाई 20 मिनट की जो जर्नी है वो तो यहाँ पर है। इससे ज़्यादा लगने वाले जो ड्यूरेशन पीरियड होंगे, जिनको 20 मिनट से ज़्यादा लगे हैं, ये भी है मेरे पास 20 21 22 23, ये 23 है टोटल।
तो 60 में से 23 निकालने अगर 37 ऐसे जर्नी थे जिनको 20 मिनट से ज़्यादा लगे थे। ये आ गया सबसे मज़ीद फेवरेट क्वेश्चन अब्दुल मोइस का। ठीक है। पॉइंट क्यू आर एस टी lie on a circle center O U V is a tangent to the circle at T S O Q V is a straight line। अच्छा उसने सब कुछ तो बताया है डायग्राम पे सब नजर आ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है पॉइंट क्यू आर टी, कह रहा है कि क्यू आर टी निकालें। ये तो आसान है बिकॉज यू आर यूजिंग द सेम कॉर्ड फॉर क्यू टी। तो इस क्यू टी के कॉर्ड से आपने एक ट्राइंगल ये बनाया, 32 है, और एक ट्राइंगल आपने एग्जैक्टली ये बना लिया। तो ये तो हो गया 32। ये आपने लिख दिया यहाँ पे 32, और इसको लिए भी लिख सकते हैं आपके एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। फाइंड द एंगल टी क्यू एक्स, टी क्यू एस, टी क्यू एस। तो टी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, और एस यहाँ पर है। तो भी आसान है क्योंकि ये आपके पास जब डायमीटर है तो डायमीटर होने का मतलब ये होगा कि ये 90 होगा। जब ये 90 होगा तो ये एंगल आप पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको पता करने के लिए आप करेंगे क्या, 180 माइनस 90 माइनस 32। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 32, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, 8 में 3 जाएगा बचेगा 58। ये हो जाएगा 58 डिग्री। कह रहा है फाइंड द एंगल टी वी क्यू। टी वी क्यू का एंगल निकालना है। टी वी क्यू कहाँ पर है, टी वी क्यू है यहाँ। अच्छा इस एंगल को निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, टी वी क्यू। अच्छा अब हमारे पास और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है एग्जैक्टली जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मेरे पास ये एंगल मुझे निकालना है, मैं ये एंगल मालूम कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टिल अटका रहूँगा कहाँ पे, मैं इस जगह पे अटका रहूँगा कि मेरे पास ये एंगल नहीं है। और उसने क्या क्या बातें हमें सवाल में बताई थी, उसने कहा था यू वी टेंजेंट, यूर वी टेंजेंट है एट टी ऑफ द सर्किल। सर्किल जब टी पे बना है तो एस ओ क्यू वी इज स्ट्रेट लाइन, एस ओ क्यू वी की स्ट्रेट लाइन है जिससे यहाँ का एंगल मिल जाएगा। और उसके बाद उसने बोला एंगल क्यू एस टी 32। अच्छा एक तो और देख ले, फाइंड एंगल टी वी क्यू ही मांगे ना उसने, टी वी क्यू ही मांगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं भाई। पहले सबसे पहले ये तो निकालें, इसको निकालते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180, और हमने जो अभी एंगल निकाला था वो था हमारे पास 58। इसका मतलब हुआ 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, या बचेगा आपके पास 7। तो 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, और ये हो जाएगा 122। तो यहाँ का एंगल जो है वो तो एग्जैक्टली आपके पास हो गया 122। अच्छा अब आपके पास और कौन सी असम्पशन है जिसके थ्रू आप एंगल को फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको यहाँ का पूरा एंगल मिल जाए। हमें चाहिए ये पूरा एंगल, या तो इस जो बना हुआ है इस ट्रायंगल के अंदर, अदरवाइज अगर यहाँ से यहाँ तक का देखें तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये 90 है। इस एंगल का जो रोल था वो तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, रोल और सब इस्तेमाल कर लिया। हमारे पास ये तो एंगल सेम थे, और उसके अलावा और तो कुछ भी नहीं था जो सिमिलरिटी के ऊपर आ रहा हो। नहीं, अरे हाँ ये एंगल हो गया ना 32। शिट यार ये 32 है। मैं बताता हूँ कैसे 32 है। देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी,
जिसमें आपके पास याद होगा आप लोगों को, जिसमें आपके पास टेंजेंट होता है और एक सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल बनता है। ठीक है, यानी कि ये जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे बनाया मैंने मैंने इसको यहाँ बनाया, मैंने इसको यहाँ बनाया। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल का कोई भी एक वर्टेक्स जिसके ऊपर टेंजेंट बना हुआ हो, तो उस वक्त क्या कनेक्शन होता है, ये वाला जो एंगल होता है इस तरफ वो यहाँ पाया जाता है, और ये वाला जो एंगल होता है इस तरफ वो यहाँ पाया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ सेंटर में जो एंगल कनेक्शन में होता है वो नहीं हो सकता। तो ये प्रॉपर्टी मैंने ऐसे भी बताई है और ये प्रॉपर्टी मैंने इस तरह से भी क्लास में बताई हुई है। कि आपको शेप दिखाया था ऐसा। तो मेन मकसद जो है वो एग्जैक्टली सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल का फॉर्म होना है, जिसका मतलब ये है कि ट्रायंगल का एक वर्टेक्स जो है वो टेंजेंट के ऊपर होगा। तो यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है वो यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट कॉर्नर्स पे चले जाएंगे। अब जरा एक बात देखो, ये बना हुआ है टेंजेंट, ठीक है, और ये बना हुआ है सर्कमस्क्राइबिंग ट्राई एंगल। समझ आई? तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है इस तरफ वो इस तरफ आ जाएगा, और इस तरफ बनने वाला एंगल जो है वो इस तरफ आ जाएगा पूरा। तो ये वाला एंगल 32 होगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो अब ये 32 चल गया, बता तो अब मुझे टीवी क्यों निकालना है, तो ऐसे ही निकल जाएगा। कितना आसान सवाल था ये, और दिमाग नहीं चल रहा था इसमें। हो जाता है कभी कभी, कभी कभी हो जाता है। 180 माइनस पहले था 122, 10 में से 8 जाएगा तो 10 में 2 जाएगा बचेगा 8, 7 में जाएगा बचेगा एक, एक में से क्या सिफर है। ठीक है, क्या 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, 7 में 2 जाएगा बचेगा 5, 58। उसके बाद जो माइनस करना है वो क्या, 32 माइनस करना है उसमें से। तो 32 माइनस करते 8 में 2 तो क्या बचा 6, 5 में 3 क्या बचा 2, 26। भाई 26 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंचे हैं, और अभी मैं आगे की नहीं कर रहा। बस अब अगले सवाल जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे, और आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। और अगले सेशन के अंदर हम इसके आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करके उन्हें भी कंप्लीट करके सेशन 2 जो है अपना पेपर का पूरा कर लेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ एक सवाल छोड़ा है काइनेमेटिक्स का जो आया था, क्योंकि उस टॉपिक को अभी तक हमने टच नहीं किया क्लास में। वो भी बस हमारे 1-2 दिन में टच हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, फिर छोटा सा टॉपिक है। तो इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से मुलाकात होती है अगली क्लास में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने